Welcome guys once again at our channel. You know very well India Reads. Today we are going to start an interesting chapter of history, that is from the books and burials. तो स्टूडेंट्स आज हम हिस्ट्री का बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है करने जा रहे हैं, दैट इज दी चैप्टर नंबर 5, chapter 5 of NCERT history class 6. The chapter name is from the books and burials, यानी कि किताबों तथा दफन अवशेषों से। स्टूडेंट मतलब आज हम स्टडी करेंगे कि जो किताबें हम लोग पढ़ते हैं उससे हमें हमारे इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, साथ ही साथ जो चीज़ें धरती के नीचे दफन हो चुकी हैं जिनको खुदाई करके बाहर निकाला जाता है और जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनसे हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है। विल टॉक अबाउट द क्यूरियोसिटी ऑफ वन स्टूडेंट हेयर। हम यहाँ पर एक बच्चे की उत्सुकता की बात कर सकते हैं। whenever he goes to the school there is a library, and in his library period if he will go to the library and the teacher ask him that there are several books including some of the Vedas। अगर कोई बच्चा अपने स्कूल में लाइब्रेरी के पीरियड में एक लाइब्रेरी टीचर के साथ लाइब्रेरी में जाता है और टीचर उसको अलग अलग पुस्तकों के बारे में बताता है कि वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन द शेल्व्स, ओके। तो वहाँ पर हिस्ट्री की बुक भी है, ज्योग्राफी की बुक है, इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, अलग अलग शेल्फ बनी हुई हैं और साथ में कुछ ऐसी बुक्स जैसे कि उसने स्पेशल रेफरेंस किया, वी आर हैविंग सम एक्स्ट्रा एंड स्पेशल बुक्स रिलेटेड टू द स्पेशल ग्रुप्स ऑफ वेदास। देन द चाइल्ड विल आस्क द क्वेश्चन करेक्टली फ्रॉम द टीचर। तो बड़ी उत्सुकता के साथ जो बच्चा है वो टीचर से ये पूछेगा कि मैडम या सर कि व्हाट इज वेद, ये वेदास क्या है, क्योंकि बच्चे को शायद वेद के बारे में जानकारी नहीं होगी। सो लेट्स फर्स्टली विल स्टार्ट फ्रॉम द वेदास एंड द फर्स्ट पॉइंट इज दैट वन ऑफ द oldest book सबसे प्राचीन किताब। As we have discussed that if we want to get the knowledge about our history or past, there are two modes. One is there we have to excavate the buried things, कि हमें जो चीज़ें धरती में दफन हैं उनको बाहर निकालना होगा, या फिर दी सेकंड मोड इज देयर वी हैव टू स्टडी दी बुक्स, या हमें किताबों को स्टडी करना है जिससे हमें हमारे भूतकाल हमारे इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम लोग यहाँ पर जो है बुक्स के बारे में पहले बात करेंगे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक, सबसे जो प्राचीन जो किताब है वो है दैट इज कंसिडर्ड ऋग्वेद। There are four Vedas। तो जो वेद हैं वो हमारे हिंदुओं के संस्कृत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तकें हैं। These are a very important holy or sacred books that are related to Hinduism or are in a Sanskrit language। ये ऋग्वेद की बात हम करेंगे सबसे पहले, और इसकी जो वेद है वो है 4 हमारे पास वेद। तो फर्स्ट इज ऋग्वेद, फर्स्ट है हमारे पास ऋग्वेद, ओके। दैट इज नोन एज द ओल्डेस्ट बुक्स that has been created
about 3500 years ago. It has been composed 3500 years ago in संस्कृत। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो किताब है ऋग्वेद का धार्मिक जो पुस्तक है, सबसे पहला जो वेद है, इसकी जो रचना की गई थी आज से 3500 साल पहले 3500 ईयर अगो की गई थी। एंड ऋग्वेद इज कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड एंड एंशिएंट बुक इन हिस्ट्री, एज वेल एज दैट इज द सोर्स ऑफ अ मेन इंफॉर्मेशन। तो जो ऋग्वेद है वो एक तो सबसे प्राचीन धार्मिक पुस्तक होने के साथ साथ इतिहास की जानकारी देने के लिए एक मुख्य साधन है। ओके, एंड इट इज कंसीडर्ड दैट देयर आर ह्यूमंस और सुक्तास, देयर आर अबाउट 1028 ह्यूमंस और सुक्तास composed in it through ऋषिस। जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें लगभग जो ऋग्वेद है उसमें लगभग 1028 यमंस भजन या सुकत हैं जो कंपोस्ट किए गए हैं और थ्रू ऋषिस, और इनका जो निर्माण किया वो प्राचीन ऋषियों ने किया है। इट इज़ बिलीव दैट दीज हम्स हैव बीन कंपोज्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ द ऋषिस। तो ये पवित्र प्राचीन ऋषियों के मुख से निकली हुई वाणी है, उनके ये डायलॉग्स हैं, उनके ये कंपोजिशंस हैं, उनके ये यमन्स हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कंसिडर्ड अ वेरी वेरी सेक्रेड, इसलिए इनको पवित्र माना जाता है। दैट्स वाई एट दैट टाइम इन गुरुकुल द टीचर्स और द gurus were teaching the students these Rigveds or other three types of Vedas like Rigved, Samved, Yajurved, Atharvaved, and giving them the brief introduction about these things. तो उस समय वहाँ के जो गुरु थे गुरुकुल में बच्चों को शिष्यों को पढ़ाते थे या कोई अध्यापक थे उस समय के अपने आश्रम में पढ़ाया करते थे, तो वो बच्चों को जो डीपली है इसका ज्ञान देते थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमने डिस्कस किया ऋग्वेद, जिसमें 1028 जो यमन्स हैं। ओके, और ये एक प्राचीन और विशाल जो है ग्रंथ माना जाता है। आफ्टर दैट देयर विल बी we will discuss now after the Rigved. Second one is Samved. Samved, Yajurved, next is अथर्ववेद। सो आगे जो उसके पार्ट हैं, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज ऋग्वेद। वी हैव डिस्कस्ड, हमने इसकी चर्चा की है, वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इट हैज बीन सेड दैट वी कैन गेट अ lot of information regarding our history in these Vedas, Samved, Yajurved, Atharvaved, including Rigved. Okay, and these are very useful और हमारे लिए बड़े उपयोगी हैं and sacred also. They also give us information at that time of people living standard economic and social life. उस समय के लोगों की आर्थिक सामाजिक जीवन के बारे में भी ये बताते हैं। और उस समय के जो देयर वर द ट्रेडिशंस एंड रूल्स, आयुर्वेदिक जो उस समय आयुर्वेदिक चिकित्सा थी, एज वेल एज द सामवेद, जैसे कि दिस इज रिलेटेड टू म्यूजिक और संगीत की जानकारी, ये सारी हमें इन वेदों से प्राप्त होती है। ओके, एंड नेक्स्ट इज
there are many dialogues and compositions and hymns are there which are just for the praises of God and goddesses. तो इसमें ऋग्वेद में स्पेशली जो हिम्मन्स हैं, जो दोहे हैं, जो डायलॉग्स हैं, जो ऋषियों के मुख से निकले हैं, उनमें देवी देवताओं की प्रशंसा की गई है. That is based on the praises of different gods and goddesses. तो अलग अलग जो है देवी देवताओं का जो है वर्णन इसमें किया गया, उनकी प्रशंसा की गई है, उनकी स्तुति की गई है, जिसके बारे में बताया गया. एंड वी विल डिस्कस हियर नाउ व्हाट वर देयर मेन गॉड एंड गॉडेसेस, जिसकी स्पेशल वो रिगार्ड दिया गया ऋग्वेद में, जिनका जो सबसे ज़्यादा नाम आया है दैट इज अग्नि, गॉड ऑफ फायर, जिसको हम कहेंगे हम लोग कहेंगे आग का देवता, जिसको हम लोग कहेंगे आग का देवता, अग्नि, इंद्र. The warrior god और considered as the god of war, जिसको युद्ध का देवता भी कहेंगे, इसको गॉड ऑफ रेन भी कहते थे, बारिश का या वर्षा का देवता, गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ वॉर. तो यहां से ये हमें क्लियर हो रहा है कि युद्ध या वर्षा का देवता. Because at that time people were performing the yajnas, इस समय पर लोग जो थे they were performing some of the traditional rituals, कुछ रीति रिवाज, कुछ यज्ञ, कुछ हवन किया करते थे. and अग्नि is considered to be sacred, और उसमें आग अग्नि उत्पन्न की जाती थी, इसीलिए अग्नि को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, आग के देवता को. उसके बाद at that time there were the warfare, युद्ध होते थे, and there were also the need of rain, so people were just praising the god Indra, जिसको हम लोग युद्ध का देवता कहते हैं या वर्षा का देवता कहते हैं. एंड इसके अलावा जो है एक और जो सबसे मेन है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सोम. सोम the special type of plants for preparing special drink. तो जैसे कि आज के समय में भी लोग कुछ किसी फेस्टिवल, किसी पार्टी के समय पर कुछ ड्रिंक करते हैं, तो उस समय पर भी क्या था, जब कुछ कोई त्यौहार, कुछ रीति रिवाज, कुछ ना कुछ होता था, कुछ ट्रेडिशनल, तो उस समय पर लोग जो थे एक स्पेशल जो था रस पीते थे, जिसको सोम रस बोलते थे. सोम रस, और सोम में एक गुड़ है जिसकी वो प्रशंसा करते थे. स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स, एक खास तरह के पौधे फॉर प्रिपेयरिंग द स्पेशल ड्रिंक, जिनसे एक खास जो है ड्रिंक जो है तैयार की जाती थी. ओके, एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज of at that time that is mostly used, that is Sanskrit. Importance of Sanskrit and Indo-European लैंग्वेज. तो अब हम इसमें जो है चर्चा करेंगे. यू नो दैट ऑल द वेदास इंक्लूडिंग द सैक्रेड
and very first and ancient book of Rig Veda, that is written in Sanskrit language. So Sanskrit is very important language at that time. Sanskrit was very important language at that time. And why it was important, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, संस्कृत भाषा का महत्व क्या था, एंड इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, और इंडो यूरोपियन जो है, इंडो यूरोपियन का मतलब है हिंदुस्तान और यूरोप की जो भाषाएं थी, दैट वाज कंसीडर्ड एज अ फैमिली लैंग्वेज। तो इसको फैमिली लैंग्वेज कहा जाता है, फैमिली लैंग्वेज। तो इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे फैमिली लैंग्वेज में। इसमें इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज जो थी, भारतीय भाषाएं, भारतीय भाषाएं जो थी, जैसे कि हिंदी, गुजराती, मराठी एक्सेट्रा, और ऐसे ही यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें जो मेन थी एक, वो आप ऐड कर लो, संस्कृत। और यूरोपियन जो लैंग्वेज है, यूरोपियन लैंग्वेज में जैसे आप कह लो इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच एक्सेट्रा। तो जो लैंग्वेज थी, इन लैंग्वेज को दैट वाज कंसीडर्ड एज अ फैमिली लैंग्वेज। तो उस समय ये जो भाषाएं प्रचलित थी, उनको एक परिवारक भाषाएं कहा जाता था, जिसमें इसको नाम दिया गया इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इंडो यूरोपियन मतलब इंडिया, भारत से रिलेटेड जो लैंग्वेज थी, जैसे भारतीय भाषाएं हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत एक्सेट्रा, और यूरोपियन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, डच एक्सेट्रा। ओके, एंड फ्रॉम ऑल ऑफ दीज लैंग्वेज द मोस्टली लैंग्वेज वाज यूज्ड, दैट वाज द संस्कृत लैंग्वेज। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो भाषा थी जो यूज़ की जाती थी, वो थी संस्कृत लैंग्वेज। और संस्कृत में अगर हम बात करें, दैट वाज द कंपोजिशन ऑफ द लैंग्वेज फ्रॉम द इंडियन एंड द यूरोपियन, क्योंकि इसमें यूरोपियन और इंडियन लैंग्वेज का कंपोजिशन किया गया था। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू वन ऑफ द एग्जाम्पल। जैसे एक वर्ड है मातृ, और इसके आगे आ गया माँ, और इसके आगे आ गया मदर। तो मातृ वर्ड जो है, मातृ, ठीक है, दैट इज ऑफ संस्कृत। माँ वर्ड जो है, माँ, ये हिंदी का है। मदर, मदर जिसको आप माता कह सकते हैं, दैट इज ऑफ इंग्लिश। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन है मात्र में, मात्र माँ को कहते हैं, संस्कृत में मात्र, हिंदी में माँ, और इंग्लिश में मदर, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना है मात्र। और इसीलिए जब हमारे शास्त्रों में कहा गया है, एक जो डायलॉग है, एक जो उस समय का मेन जो कॉम्प्लेक्स है, दोहा है, उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। वो ये है कि जैसे कि एक सेंटेंस आता है, दोहा आता है, माता सम और न दूजा, मातर सेवा नारायण सेवा। तो ये शास्त्रों से उठाया गया प्राचीन एक श्लोक है, जिसमें ये कहा गया कि माता जो वर्ड है, यहाँ से हिंदी का यूज कर लिया गया, और इंग्लिश में अगर इसको कंसीडर करें तो मदर, मदर माता, माता सम और न दूजा,
मतलब माता के समान कोई दूसरा धरती पर नहीं है, उसकी कोई कंपैरिजन, कोई तुलना हो नहीं सकती। मात्र सेवा नारायण सेवा, और मात्र यहाँ पर जो नारायण है, क्योंकि ये बात जब है गॉड परमात्मा से रिलेटेड आ गई तो इसमें निश्चित ही संस्कृत का यूज होना था। तो मात्र सेवा नारायण सेवा, और माँ की सेवा जो है वो नारायण की सेवा के बराबर मानी गई। ओके, एंड नाउ विल टॉक अबाउट दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट, मनुस्क्रिप्ट, जिसको मनुस्मृति भी कहते हैं। हैंड रिटन प्रिंटिंग्स। ओके, तो मनुस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? दैट वाज द ग्रेट sources of the information of our past, as well as the excavated of the burials and books. These are also the very important parts of manuscripts. Manuscripts को मनुस्मृति बोलते हैं। That were the books or text that were hand written printings, जो हाथ से लिखी गए कुछ टेक्स्ट हैं, कुछ दस्तावेज हैं जो हमें प्राप्त होते हैं, जो हमें उस समय के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें उस इतिहास की देते हैं। इसमें हम लोग जो है वो चीज़ें देख सकते हैं। इट हैज़ बीन वन मनुस्क्रिप्ट दैट इज ऑफ वुड पर्च हैव बीन फाउंड 150 years ago in Kashmir, and now it has been kept in library of Pune, महाराष्ट्र। तो उस समय की एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दी है कि जैसे 150 साल पहले एक लकड़ी के फॉर्म में वहाँ पर जो लिखी गई हस्तलिखित जो है पाई गई है, दैट इज फाउंड 150 years ago इन कश्मीर, जो कि कश्मीर से प्राप्त हुई थी, जिसको आज बहुत ही सुरक्षित जो है रखा गया है लाइब्रेरी में पुणे में, महाराष्ट्र में। तो दैट इज आल्सो दिस टाइप ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट दैट इज आल्सो द important source of our study of our past or history. Okay, so this is our part 1 of this chapter, and in part 2 we will complete this chapter. Till that, thank you.